हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस ऑफिशियल चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी का एमपीएस 001 का सब्जेक्ट उनके पास में है। इंटरनेशनल रिलेशन को वो पढ़ रहे हैं और कल उनका एग्जाम होने वाला है, तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में कंफर्म देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर क्योंकि आपके पास पेपर में ज़्यादा टाइम तो रहा नहीं है, तो मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चंस की चर्चा करूंगा और उसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकता हूँ जो भी आपके एग्जाम में आ जाए। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखो, 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो कि पक्का पूछे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। एक है आपका मार्क्सवादी दृष्टिकोण, दूसरा आपका यथार्थवादी दृष्टिकोण और तीसरा आपका उदारवादी दृष्टिकोण। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। इनमें से एक क्वेश्चन कंफर्म है और किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी रही तो 2 क्वेश्चन। देखो, एक तो डायरेक्ट पढ़ना है। पढ़ना क्या क्या आपको, कैसे पढ़ना है? पहली बात तो डायरेक्ट पढ़ना है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जानने में क्या क्या है, इसको पढ़ना है। दूसरी चीज, आपको इसकी आलोचना भी पढ़नी है। 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। तीसरी चीज, इसी क्वेश्चन का ही एक सब पार्ट है जिसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में निर्भरता। ए जी फ्रैंक लिखा आ जाएगा आप सभी के लिए। ए जी फ्रैंक या आंद्रे गुंडर फ्रैंक करके आ जाएगा या इमैनुअल वालेस्टीन का सिद्धांत आ जाएगा। तो ये याद रखना है आप सभी को। ये 3 पहले 1, 2 और ये 3 तीनों क्वेश्चन आप सभी का एक ही यूनिट से है जो कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण और साथ ही साथ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में याद रखना है। जब ये लातीनी अमेरिका की बात करता है सामाजिक वैज्ञानिकों का योगदान क्या है, तो इसमें इमैनुअल वालेस्टीन के बारे में चर्चा करनी होती है। जब वो निर्भरता के सिद्धांत की बात करते हैं तो आंद्रे गुंडर फ्रैंक के विचार बननी होती है। और जब मार्क्सवाद के बारे में बात करते हैं तो आप इन दोनों को मिलाकर क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये आपको ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में यथार्थवाद और गैर यथार्थवाद दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। पहली बात तो यथार्थवाद, दूसरा गैर यथार्थवाद। देखो, यथार्थवाद तो डायरेक्टली रियलिज्म है जिसमें आप सभी का हंस जे मार्गेंथाउ है, उनके सिद्धांत आते हैं। दूसरा आप सभी का ई एच कॉर है जो नव यथार्थवाद को एक्सप्लेन करते हैं। और गैर यथार्थवादी सिद्धांत के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें एक तो उदारवाद आ जाएगा आप सभी का। उदारवाद के साथ साथ आपका क्या आ जाएगा, उदारवाद के साथ साथ आप सभी का मार्क्सवादी सिद्धांत आ जाएगा। मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ साथ आप इसमें आप महिलावादी उपागम चाहो तो वो भी डाल सकते हो इसमें। तो ये आप सभी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण पर निबंध लिखिए। डायरेक्टली मैंने आपको बताया था अभी, हंस जे मार्गेंथाउ के विचार इसमें आते हैं कई बार। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद की अवधारणा में निहित अनुमान क्या है और यह नव यथार्थवाद की व्याख्या कीजिए। पहली बात तो जो यथार्थवाद की मूल मान्यताएं कौन कौन सी है, जैसे मनुष्य ही जो है वो दोषपूर्ण प्राणी है। इसके अलावा हम इसके अंदर ये भी बताएंगे कि भाई शक्ति जो है वो कभी एक जगह केंद्रित नहीं रहती, हर एक देश अपने राष्ट्रीय हित से प्रभावित होते हैं। तो इस तरीके की बातें इसके अंदर आप सभी को करते हुए आगे बढ़ना है। आगे नव यथार्थवाद को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। उसको एक्सप्लेन करना है नव यथार्थवाद को। नव यथार्थवाद किसे कहते हैं, क्या है क्या नहीं, इस चीज के बारे में आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में उदारवादी और नव उदारवादी दृष्टिकोण के मुख्य तत्वों की कल्पना कीजिए। एक तो आपको उदारवादी, मैंने आपको 3 बातें बताई थी, या तो मार्क्सवादी, या तो यथार्थवाद, या तो उदारवाद। कंफर्म क्वेश्चन है। तो उदारवाद और नव उदारवाद के बारे में बताना है और पेपर में 3 साल तक लगातार नव उदारवाद, उससे पहले यथार्थवाद, उससे पहले मार्क्सवाद चल रहा था। तो क्वेश्चन तो कंफर्म है ही आई। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का मध्य शक्ति या मिडल पावर कौन है, क्या लक्षण है इनकी, क्या भूमिका है और ये उभरती हुई महाशक्ति से कैसे भिन्न है। मैंने आप सभी के लिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर, आपको जितने भी क्वेश्चन इसमें बताए गए इनके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। बस आपको आई बटन पे क्लिक करना है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को क्या करना है, जाके देखना है, या फिर आप सभी डायरेक्टली पिन कमेंट को भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का विश्व राजनीति में उभरती हुई महाशक्ति के रूप में, सुपर पावर के रूप में चीन के बारे में आ सकता है या तो भारत के बारे में आ सकता है। ये ध्यान रखना है, आप सभी को इन दोनों देशों के बारे में आ सकता है
कई बार यूरोपीय संघ यानी ईयू के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है उभरती हुई महाशक्ति के रूप में। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के पश्चात के वर्षों में सुरक्षा के बदलते हुए आयाम कौन कौन से हैं? जैसे सुरक्षा के बदलते हुए आयाम क्या है? हर एक देश जो है वो यूएनओ के अंदर शामिल हो रहा है, हर एक देश क्या कर रहा है? पूंजीवाद को अपना रहा है, हर एक देश क्या कर रहा है? अमेरिका के साथ या समर्थन की नीतियों का अनुसरण कर रहा है, या ऐसे देशों के साथ संगठन बना रहा है जो उसको टक्कर देने लायक है। अगला क्वेश्चन आप सभी का, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डब्ल्यूबी यानी वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ के कार्य और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। इसमें आपको क्या करना है? कार्य और उद्देश्यों को बताना है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, निर्जातीय शब्द से आप क्या समझते हैं? निर्जातीय, एथिक्स, ये भी आता है। समकालीन समय में इनके उभरते हुए क्या कारण है जो निर्जातियों को प्रभावित करती है, इनकी स्थिति को प्रभावित करती है? अगला क्वेश्चन भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मध्य शक्ति को परिभाषित करें। क्या भारत एक मध्य शक्ति है? इसके बारे में आप सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास से आप क्या समझते हैं? सतत मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठोस विकास, टिकाऊ विकास, सतत विकास, ये सब एक ही है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के संदर्भ में वैश्वीकरण और टिकाऊ विकास की व्याख्या की। यानी वैश्वीकरण के दौर में टिकाऊ विकास करना काफी मुश्किल हो गया है। हर एक देश अपने संसाधनों का तेजी से यूज कर रहा है, संसाधनों का दोहन हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है। अगर इसी तरीके से संसाधनों का दोहन होगा, पेड़ों की कटाई होगी, तो भविष्य में हमारे पास में बहुत कम संसाधन बचेंगे जिनका हम उपयोग कर पाएंगे। इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने भावी पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों को बचाएं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के उपरांत आर्थिक समूह कौन कौन से जो गठन हुए वो बताने आप सभी को। नीचे जो आपसे पूछे गए इनके बारे में कई बार टिप्पणी आ जाता है, सार्क यानी दक्षिण एशिया के बारे में आप सभी के लिए। आपका अगला एपेक है, ओईस है ना, ओसीस। इसके अलावा आपका नाफ्टा है, साफ्टा है ना, नाफ्टा है, साफ्टा है, ये याद रखना आप सभी को। और इसके अलावा एक और संधि है जो डब्ल्यूटीओ के द्वारा करवाई गई है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिप्स, ट्रेडमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसके बारे में भी आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, शीत युद्ध के परिणाम और परिभाव को बताइए। यानी शीत युद्ध जब हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद में 1945 के बाद से 1991 तक, तो उसके क्या क्या प्रभाव रहे, इसकी चर्चा करनी है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, परमाणु अप्रसार संधि और जो है व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, इनके क्या क्या प्रावधान थे बताइए। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं, बच्चों और देश व्यक्तियों पर इनके अधिकार जो हनन हो रहे हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण, वो क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इसके बारे में आप सभी को वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया। इसके क्या उद्देश्य है, क्या कारण है, और उनकी किसी देश पे क्या कार्य प्रणाली होती है, कैसे काम करते हैं, क्या प्रभाव है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे क्वेश्चन है अगला, भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण जो है उसने राज्य की संप्रभुता को कैसे प्रभावित किया? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको कराया। अगला क्वेश्चन है, गैर सरकारी संगठनों और पारराष्ट्रीय निगमों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन की व्याख्या कीजिए। भी महिलाओं के संदर्भ में आपने बात करी, किसानों के संदर्भ में बात कर सकते हो, मजदूरों के संदर्भ में। यूएनओ में कौन कौन से सुधार है? इसके अलावा यूएन द्वारा पर्यावरण पर कौन कौन से सम्मेलन करवाए गए? नेम यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो क्या है, इसके बारे में। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी को करने हैं। आई होप, आपसे आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप लोग इसका लिंक चाहते हैं या फिर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपके स्क्रीन पे नंबर विजुअल होगा, 5 से इसको प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।